Hello students, welcome to Northern Point. Today we will continue the discussion about the 8th chapter of class 10th NCERT Mathematics, that is Introduction to Trigonometry. ठीक है, लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर चुके हैं और इस क्लास में उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे हम। उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम नोट करना चाहेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स सेम। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उसके साइड्स के लेंथ को वेरी कराएं या बढ़ाएं या घटाएं और उसके एंगल को सेम रखें तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्या मतलब है इसका? यही हमको, इसका एक छोटा सा प्रूफ है, उसको प्रूव करना है हमें, क्योंकि एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट प्रूफ पूछ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या PM। तो एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्रायंगल ABC में होगा वही ट्रायंगल APM में भी होगा, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड APM इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A है, क्या है, कॉमन है, कॉमन है। दूसरा चीज क्या, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और स्टार्टिंग में जो हमारा ट्रायंगल था वो तो राइट एंगल ट्रायंगल था ही, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, राइट एंगल है। और तीसरा क्या, एंगल P एंगल B के इक्वल होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। क्यों होगा? पहली बात तो ये कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यानी ये लाइन PM और BC क्या पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स कट करता है तो क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, वो तो इक्वल हो जाएंगे। या तो कह सकते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होता है। क्यों इक्वल होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी से। 9th क्लास में पढ़े हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इससे किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तीनों एंगल इन तीनों एंगल के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल APM। ABC जो ट्रायंगल है वो APM के सिमिलर है, किस क्राइटेरिया से, AAA क्राइटेरिया से। क्या होता है एंगल 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 क्राइटेरिया? 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहे जाते हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। ठीक है, रेशियो भी सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, AM अपॉन AC इज इक्वल टू AP अपॉन AB इज इक्वल टू PM अपॉन BC, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या मिलता है हमको, देखते हैं। AM अपॉन AC इज इक्वल टू AP अपॉन AB। इसे इंटरचेंज कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ये इंटरचेंज इसलिए करते हैं कि हमारा एक परफेक्ट आंसर आए या हमारे आंसर लाने में कोई हमको असुविधा ना हो, इसलिए। आप इंटरचेंज, इसको ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
ए एम अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए एम अपॉन ए पी क्या होता है देखते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी एम में क्या लिखा है, ए एम अपॉन ए पी। एंगल ए की बात हम कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए ए एम क्या होगा, ये बेस होगा, स्मॉल बी मान लेते हैं, और ए पी क्या है, हाइपोटेनस होगा, तो इसे स्मॉल एच मान लेते हैं, और ये क्या है, पी एम परपेंडिकुलर है, तो इसे स्मॉल पी मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी मान लेते हैं क्या, ये हमारा है कैपिटल पी, और ये कैपिटल बी, और ये कैपिटल एच। ठीक है, चलिए, तो ए एम अपॉन ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए पी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, किस एंगल के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। cos a लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। इसके लिए देखते हैं AC अपॉन AB, AC कहाँ है, AC अपॉन AB, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है, और किस एंगल के लिए लिखा हुआ है, उसी एंगल के लिए लिखा हुआ है, एंगल A के लिए ही लिखा हुआ है, तो ये भी cos थीटा ही है, तो यानी कि ये भी cos ऑफ एंगल A है, ये भी cos ऑफ एंगल A ही है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन है, क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन AB इज इक्वल टू PM अपॉन BC। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, BC अपॉन AB इज इक्वल टू PM अपॉन AP। चलिए, अब फिर से इसको देखते हैं, BC अपॉन AB, BC कहाँ है, BC अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। दूसरा PM अपॉन AP, PM क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर, AP हाइपोटेनस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा होगा, यानी साइन A, ये भी साइन A, ये भी साइन A, दोनों को क्या लिख सकते हैं, साइन A लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं, अच्छा इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, अब बचा इसके और इसके बीच में, ये भी देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, क्या है, ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी एम अपॉन बी सी। ठीक है, इंटरचेंज कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी एम अपॉन ए एम। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू PM अपॉन AM। अब इसमें देखते हैं BC अपॉन AC क्या होगा, BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ एंगल A लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल के लिए देखते हैं PM अपॉन AM, PM क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, और AM छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी एंगल A का tan ही है, यानी दोनों क्या है, tan A है, तो क्या लिख सकते हैं हम, tan A। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा सर ये तो ठीक है कि cos A दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, sin A दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, और tan A दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, तो क्या इसका अपोजिट वाला भी सेम होगा, यानी कि cosec cot या sec ये तीनों भी सेम होगा, तो हाँ सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि tan का अपोजिट ही होता है cot, अपोजिट का मतलब इनवर्स, तो नीचे वाला अगर ऊपर कर दें, यानी कि PM अपॉन AM की जगह AM अपॉन PM लिख दे, तो ये वाला भी उल्टा होगा, अगर इस रेशियो को उल्टा करेंगे तो ये रेशियो भी उल्टा होगा, यानी कि फिर से दोनों इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से इसमें भी इक्वल रहेगा, और इसी तरीके से इसमें भी इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को वैरी कराएं तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सॉरी उसके एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो लास्टली हमारा कंक्लूजन क्या निकल जाता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि
trigonometric ratio of angle A in triangle ABC is not differ from the trigonometric ratio of angle A in triangle APM। मतलब क्या हुआ, लिख देते हैं, trigonometric ratio of angle A in triangle ABC is not differ from the trigonometric ratio of angle A in triangle APM। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल ए बी सी में है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए का ट्रायंगल ए पी एम में भी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्टली कंक्लूजन हो गया। तो ये क्वेश्चन यहां तक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है ये क्वेश्चन? है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। हम बोले थे अभी आगे हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा एक्सरसाइज हो सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एक एक्यूट एंगल है। ट्रायंगल दिया हुआ है तो क्या समझ लेना है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि लिखा रहे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी दिया है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास जिसका एक एक्यूट एंगल दिया है एंगल ए। तो हमको एक एक्यूट एंगल ए एज्यूम कर लेना है, बाकी बीसी किसी को भी रख लें। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं एंगल ए है, ये बी है, ये सी पे 90 डिग्री है। और क्या दिया है? tan ऑफ एंगल ए दिया है 4/3। तो एंगल ए का बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो हमने सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और उसमें एक एक्यूट एंगल ए डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, देखते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन में? tan ए दिया हुआ है कितना? 4/3। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस केस में tan ए क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? बीसी अपॉन एसी लिख सकते हैं। तो सर क्या BC अपॉन AC 4/3 के अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 4 बराबर BC और 3 बराबर AC, ऐसे कह देंगे? तो जो भी ऐसे कहना चाहते हैं वो गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो है BC अपॉन AC का या BC और AC का सिर्फ रेशियो है, साइड BC और AC का वो वैल्यू नहीं है। इसलिए BC और AC का वैल्यू रखने के लिए उसमें एक कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके हम रखते हैं। जैसे BC को क्या रखेंगे हम? 4k रख सकते हैं और AC को 3k रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर कंफ्यूजन है कि क्यों हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके रखते हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम ना करते हैं, 4 3 रहता और कोई कहता है कि नहीं सर ये 4 3 साइड नहीं है, ये 8 था और ये 6 है, तो 8 और 6 का भी रेशियो क्या होगा? BC बाई AC, यानी कि 8/6 करते हैं हम लोग तो क्या ये भी कट के तो 4/3 हो जाता। तो किसका सही होता? दोनों तो 4/3 ही आ रहा है कटने के बाद। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया है उसमें k से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, और ये जो दिया होता है वो सिर्फ रेशियो दिया रहता है, ये साइड का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। यानी कि यहाँ पे लिख देना है थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे एक फॉर्मेट है करने का। तो यहाँ पे क्या लिखना है? लेट BC इज इक्वल टू 4k एंड AC इज इक्वल टू 3k where k is a positive constant। ठीक है सर, कांस्टेंट तो है लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों है?
पॉजिटिव क्यों लिखे हैं? क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं होता, अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव हो जाएगा, और साइड का लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, वो तो पॉजिटिव ही होता है। तो के क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब देखिए हमें क्या करना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, हमको ये दो साइड पता है, तो अगर तीसरा साइड भी पता चल जाए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अब तीसरा साइड पता कैसे चले? पाइथागोरस थ्योरम से। पता है आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम? बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पे यूज करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस क्या है नहीं पता है, ab ही लिख दें, लिख देते हैं ab का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ab स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, यानी ab बराबर, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर रूट 25k स्क्वायर, यहां से ab बराबर क्या हो गया 5k, ठीक है। यहां से ab का वैल्यू कितना आ गया 5k। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या पूछा है भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके? एंगल ए के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना हम सीखे हैं क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पीबीपी अपॉन एचएचबी, 3 लिख दिए तो बाकी 3 तो उसी के अपोजिट होते हैं। तो क्या करना है, लिख देते हैं यहाँ पे। क्या पूछा है? जो भी पूछा है, साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, टेन ए पूछा है, लिखते हैं तीनों। साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p अपॉन h। परपेंडिकुलर कितना है 4k, हाइपोटेनस 5k, a से k कैंसिल, आंसर 4 अपॉन 5, ठीक है। cos ए देखते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k, a से k कैंसिल, आंसर 3 अपॉन 5। सिमिलरली 10 भी हो जाएगा, लेकिन 10 को कैलकुलेट क्यों करें भैया? 10 तो दिया हुआ है कितना 4/3, 10 है कितना पहले से ही दिया हुआ है 4/3, तो 3 तो कैलकुलेट हो गए, बाकी 3 कैसे लिखेंगे? करने की जरूरत नहीं है हमको, अगर कोई बेवकूफ है तो वही करेगा, हम तो क्या करेंगे इसी का उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। क्या साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। कोसेक का 5/4, साइन का उल्टा 5/4, सेक का कॉस का उल्टा 5/3, और कॉट का 10 का उल्टा 3/4। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप तो कर सकते हैं। क्या करना है, सीधे सीधे दो साइड पता है अगर हमको तो तीसरा साइड निकालना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ दे हम निकाल सकते हैं। क्या हमारे पास? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल है ABC और PQR, दोनों का B और Q रेस्पेक्टिवली क्या है एक्यूट एंगल। तो क्वेश्चन करने का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड क्या है कि सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम पहले बनाते हैं, कैसा डायग्राम बनेगा। एक ट्रायंगल ABC है, बना लेते हैं ABC, और दूसरा है PQR, PQR, और इसमें क्या दिया है एंगल B और एंगल Q जो दोनों हैं दोनों एक्यूट एंगल है अपने अपने ट्रायंगल के। तो एंगल B इस वाले ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है, एंगल Q इस वाले ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, दिया है साइन B साइन Q के बराबर है, तो प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखिए
एंगल बी को अगर एंगल क्यू के बराबर प्रूव करना है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि एंगल को अगर सेम रखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है किसी भी एंगल के लिए, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर हम कह दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल कैसे डिफरेंट हो सकता है, उसी का उल्टा तो लिखा हुआ है, तो एंगल भी सेम होगा। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अल्टीमेटली हमको क्या प्रूव करना है, किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। दिया क्या है, गिवन है साइन बी दिया है। साइन बी क्या होता है, साइन बी क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AC अपॉन हाइपोटेनस AB, ये हमारा पहला। साइन क्यू, साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि PR, परपेंडिकुलर PR अपॉन हाइपोटेनस PQ लिख सकते हैं, ये है दूसरा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि ये इसके बराबर तो ये रेशियो भी इसके बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इंटरचेंज करके देखते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। इसे सम कांस्टेंट के लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, AC अपॉन PR लिखा हुआ है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ लिखा हुआ है। यानी इस साइड का इस साइड से रेशियो लिखा हुआ है और इस साइड का इस साइड से रेशियो लिखा हुआ है और दोनों सेम है, यानी कि कांस्टेंट k के बराबर है। तो अगर हम कहीं से ये पता कर लें कि CB का RQ से जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट k के बराबर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों साइड का रेशियो इस ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो के बराबर होगा और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमको वही किसी तरीके से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि CB अपॉन RQ किसी तरीके से क्या हो जाए, कांस्टेंट k के बराबर हो जाए। देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, CB को क्या लिख सकते हैं, CB को हम AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी CB बराबर हम अंडर रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, CB बराबर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर क्यों लिखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं, ठीक है। ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, RQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर रूट में, यानी कि क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब ये PQ PR है, ऊपर ABAC है, किसी तरीके से या तो ABAC को हम PQ PR में चेंज कर लें या PQ PR को ABAC में चेंज कर लें। अगर ऐसे हम चेंज कर लेते हैं किसी तरीके से तो हमारा कोई रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज कैसे करेंगे, यहां से रिलेशन निकाल के, कैसे, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इसको और k को, तो क्या हमको AC बराबर क्या मिल जाएगा, KPR मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो AB बराबर क्या मिल जाएगा हमको, AB बराबर KPQ मिल जाएगा, ठीक है। यहां से AC क्या हो गया, KPR, और यहां से AB क्या हो गया, KPQ। तो AC और AB का वैल्यू रख दे यहां से, इसमें देखते हैं रख के क्या आता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, CB अपॉन RQ बराबर अंडर रूट, AB की जगह क्या लिखना है, KPQ, तो KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC की जगह क्या लिखना है, KPR, तो KPR का होल स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है, अंडर रूट क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए CB अपॉन
आर क्यू बराबर, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे नीचे तो सेम रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर दोनों जगह क्या है, के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन हो सकता है और बाहर निकलेगा तो सिर्फ के बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन आर क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, के बाहर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और सिमिलरली नीचे भी क्या है, सेम है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है। तो ये पूरा रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ये बच गया। ठीक है, तो अगर हम इसको, ये जो कंक्लूजन है इसे 3 माने और इसे 4 माने, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हमको क्या मिलता है कि AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। यानी कि पहले वाले ट्रायंगल का जो तीनों साइड है उसका रेशियो दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड से है जो, वो क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि सेम है। ठीक है, या कह सकते हैं कि पहले ट्रायंगल के जो तीनों साइड है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो एंगल बी तो एंगल क्यू के इक्वल होगा ही। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन निकाल के, क्या, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों, क्योंकि corresponding angles of two similar triangle are इक्वल, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा ये पता चल गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसमें दिया है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, AB माइनस AC, यानी अगर AB में से AC को घटाएं तो वो 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि AB AC से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, AB को AC प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। इसके बाद एंगल बी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पूछ दे और किसी भी एंगल का पूछ दे तो हमें किसी तरीके से अगर तीनों साइड पता चल जाता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये एंगल बी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, तो ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये पता है और न तो AC पता है और न ही AB पता है, लेकिन हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम
AC यहाँ पे भी है, AC यहाँ पे भी, यानी एक ही वेरिएबल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ab। ab कितना है, ac प्लस 1 है, अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ac उधर जाएगा तो प्लस 1, ac प्लस 1 हो जाएगा इस तरफ, और इधर ab, यानी ab का वैल्यू कितना, ac प्लस 1 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, h इज इक्वल टू ac प्लस 1। तो ac प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ac। तो AC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, AC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस तो 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2AC हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ सेम है, और ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2AC इज इक्वल टू 48 लिख सकते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 24। तो सर AC हमको पता चल गया कितना, 24 है, तो AB कितना होगा, 24 प्लस 1 कितना, 25। BC पता चल गया, AC पता चल गया, AB पता चल गया, तो कोई भी रेशियो पूछ ले हमसे, हम तो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी पूछ ले निकाल सकते हैं। तो 3 हम निकाल लेंगे, साइन कॉस टेन, सिर्फ आपके लिए, आप निकाल सकते हैं, पता है, ठीक है, निकालेंगे आप। तो साइन भी पूछा है, कॉस भी पूछा है, टेन भी पूछा है। क्या है हमारे पास, PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन बी क्या होगा, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी के लिए, 24 अपॉन 25। कॉस बी कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस 25। टेन बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 24, पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7। बाकी तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। कौन किसका इनवर्स होता है, किसका अपोजिट होता है पता है आपको, किसका रेसिप्रोकल होता है पता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये कोसेक बी सेक बी, टेन का क्या हो जाएगा कॉट बी। निकालने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में बस इतना ही था। तो इसके आगे आप एनसीईआरटी के बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।